द डिबेट में आपका स्वागत है। भारत और अमेरिका के बीच एक बड़े व्यापार समझौते की खबर आते ही भारतीय शेयर बाजार, जो पिछले कुछ समय से एक घबराहट के माहौल में था, अचानक से जाग उठा है। चारों तरफ एक ऑप्टिमिज्म है। बिल्कुल, और यही आज हमारी चर्चा का केंद्र है। सवाल ये है कि बाजार का ये उछाल क्या वाकई एक ठोस लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी का संकेत है, जो भारतीय निर्यातकों के लिए नए दरवाजे खोलेगा, या फिर क्या ये सिर्फ एक सेंटिमेंट ड्रिवन रैली है, एक उम्मीद की लहर जो इस समझौते के पीछे छिपे असली जोखिमों और अनिश्चितताओं को नजरअंदाज कर रही है? मेरा पक्ष तो साफ है। मैं यह तर्क दूंगा कि यह समझौता भारतीय एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए एक गेम चेंजर है। यह सिर्फ सेंटिमेंट नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं हार्ड इकोनॉमिक्स है, जो टैरिफ में कटौती के जरिए हमारी कंपनियों को यूएस मार्केट में सीधे तौर पर एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एज देगा। और मैं कहूंगी कि ये जश्न मनाना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। मेरा मानना है कि ये ऑप्टिमिज्म तथ्यों से ज्यादा उम्मीदों पर टिका है। जब तक समझौते की बारीकियां, इसकी शर्तें और भारत को बदले में क्या देना होगा ये साफ नहीं हो जाता, तब तक ये मानना कि सब कुछ अच्छा ही होगा एक बड़ा खतरा है। इस मार्केट में प्लेइंग फील्ड को लेवल करने जैसा है, और इसका असर हम देख भी रहे हैं। आप स्पेशलिटी केमिकल्स को देखिए। आरती इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, नावीन फ्लोरीन, इनके शेयर्स में तेजी आई है। क्यों? क्योंकि ये वो कंपनियां हैं जो चीन को सीधी टक्कर देती है, और अब इनके लिए मार्जिन्स और मार्केट शेयर दोनों बढ़ने की उम्मीद है। यही कहानी ऑटो कंपोनेंट्स में सोना बीएलडब्ल्यू और भारत फोर्ज के साथ है, और टेक्सटाइल्स में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और वेलस्पून लिविंग के साथ। मतलब ये सिर्फ भावना नहीं है, ये सीधा गणित है। टैरिफ घटते हैं तो मार्जिन सुधरते हैं, जिससे ऑर्डर्स बढ़ते हैं और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेहतर होता है। और ये सिर्फ इन 3 सेक्टर्स तक सीमित नहीं है। फार्मा, जहां अरोबिंदो फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज जैसे बड़े प्लेयर्स हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी, जहां वारे एनर्जीज जैसी कंपनियां हैं, इन सब के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार है। यह घबराहट से अवसर की ओर एक बहुत ही ठोस और स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, जिसे बाजार सही पहचान रहा है। एक मिनट, मैं इस स्ट्रक्चरल शिफ्ट वाली बात से सहमत नहीं हूँ। कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। अभी हम जो देख रहे हैं वो फंडामेंटल से ज्यादा उम्मीदों का खेल है। स्रोत खुद चेतावनी देता है कि इम्प्लीमेंटेशन मैटर्स। हमें अभी तक ये पता नहीं है कि समझौते की असली शर्तें क्या हैं, किन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटेगा, ये कब से लागू होगा, और सबसे बड़ा सवाल, भारत को बदले में क्या रियायतें देनी होंगी। इन डिटेल्स के बिना ये मान लेना कि हर निर्यातक को फायदा होगा, ये बहुत बड़ी जल्दबाजी है। स्रोत ये भी साफ करता है कि सभी शेयरों को लाभ नहीं होता। जो कंपनियां डोमेस्टिक मार्केट पर फोकस करती हैं वो इस रैली में पीछे रह सकती हैं। और एक जोखिम है जिसे हम पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर इस समझौते के तहत भारत को अमेरिकी ऊर्जा यानी तेल और गैस का आयात बढ़ाना पड़ा, तो हमारी अपनी तेल कंपनियों पर क्या असर होगा? और सबसे बड़ा सबूत तो मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर है। इन्फोसिस और टीसीएस के शेयर भी भागे, जबकि स्रोत खुद मानता है कि ये एक सेंटिमेंट प्ले है, क्योंकि उनके रेवेन्यू पर टैरिफ का कोई सीधा असर होता ही नहीं। ये साफ दिखाता है कि मौजूदा रैली का एक बड़ा हिस्सा प्योर सेंटिमेंट है, न कि कोई फंडामेंटल बदलाव। मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन आप आईटी के उदाहरण को लेकर बाकी सेक्टर्स पर होने वाले सीधे प्रभाव को कम आंक रही हैं। आईटी में उछाल सेंटिमेंट हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल्स या ऑटो एंसिलरी में यह सेंटिमेंट नहीं बल्कि हार्ड मैथ है। जब जेफरीज जैसी ब्रोकरेज फर्म नवीन फ्लोरीन या भारत फोर्ज को पोटेंशियल बेनिफिशियरीज के तौर पर देखती हैं, तो वो हवा में बात नहीं कर रही होती। वो हिसाब लगा रही होती है कि 5% या 10% टैरिफ कट का उनकी बॉटम लाइन पर क्या असर पड़ेगा। ये उनके एक्सपोर्ट मार्जिन्स में एक ठोस कैलकुलेबल सुधार है। ये एक बिजनेस फंडामेंटल शिफ्ट है। बाजार इस संभावना को हकीकत में बदलने से पहले ही प्राइस इन कर रहा है, क्योंकि ये एक लॉजिकल आउटकम है। लेकिन क्या बाजार हमेशा सही होता है? मुझे लगता है यहाँ बाजार संभावना और हकीकत के बीच के फर्क को नजरअंदाज कर रहा है। आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, पोटेंशियल, वही मेरे तर्क का आधार है। जब तक हमें ये नहीं पता कि किन स्पेसिफिक एचएसएन कोड्स पर टैरिफ कम हुए हैं और कितने, तब तक ये सब अटकलें हैं। और आईटी का उदाहरण मेरे तर्क को और मजबूत करता है।
वहाँ कोई फंडामेंटल बदलाव नहीं हुआ। उनके बिजनेस मॉडल पर टैरिफ का कोई लेना देना नहीं, फिर भी शेयर भागे। क्यों? क्योंकि बाजार में एक ब्रॉड बेस्ड पॉजिटिव सेंटिमेंट है, एक रिस्क ऑन मूड है। ये साफ दिखाता है कि इस रैली की ड्राइविंग फोर्स भावना है, तथ्य नहीं। क्या हम एक ऐसी रैली पर भरोसा कर सकते हैं जो डिटेल से ज्यादा हेडलाइंस पर चल रही हो? ये केवल उम्मीद नहीं बल्कि एक तार्किक उम्मीद है जो भू राजनीतिक हकीकत पर आधारित है। और लाभ के दायरे को देखिए, ये कितना व्यापक है। स्रोत 7 अलग-अलग क्षेत्रों को गिनवाता है: केमिकल्स, ऑटो, टेक्सटाइल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मा, आईटी और यहाँ तक कि एलटी फूड्स जैसे उपभोक्ता निर्यातक भी। यह डाइवर्सिटी दिखाती है कि ये कुछ चुनिंदा कंपनियों तक सीमित नहीं है। ये इंडिया की एक्सपोर्ट इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा ब्रॉड बेस्ड पुश दे रहा है। जब इतने सारे सेक्टर्स एक साथ पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं तो ये सिर्फ भावना नहीं हो सकती, ये एक बड़े इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट का संकेत है, जहां ग्लोबल सप्लाई चेन्स चीन से दूर डाइवर्सिफाई हो रही हैं और भारत को एक की बेनिफिशियरी के तौर पर देखा जा रहा है। हाँ, आपने जो 7 क्षेत्रों की सूची दी है वो प्रभावशाली लगती है, लेकिन यही सूची मेरे एक बड़े डर को उजागर करती है। स्रोत खुद कहता है कि घरेलू उन्मुख कंपनियां पीछे रह सकती हैं। इसका मतलब ये है कि ये समझौता देश के भीतर एक दो स्तरीय अर्थव्यवस्था बना सकता है। एक तरफ एक्सपोर्ट फेसिंग कंपनियां जो तेजी से आगे बढ़ेंगी और दूसरी तरफ डोमेस्टिक फेसिंग कंपनियां जो शायद रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट के लिए संघर्ष करेंगी। ये एक ऐसा जोखिम है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके अलावा अमेरिकी ऊर्जा आयात वाली बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक बड़ा ट्रेड ऑफ है। अगर हमें अमेरिकी एलएनजी या क्रूड ऑयल का आयात बढ़ाना पड़ता है तो ये हमारी घरेलू ऊर्जा कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है और हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को भी एक अलग दिशा में बढ़ा सकता है। तो ये समझौता यूनिवर्सली पॉजिटिव नहीं है। ये भारत के भीतर ही विनर्स और लूजर्स बनाएगा। किसी भी बड़े आर्थिक सुधार में कुछ शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स तो होते ही हैं, लेकिन बड़ा चित्र यह है कि यह समझौता भारत को चीन और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों पर एक महत्वपूर्ण बढ़त देता है। और ये बढ़त सिर्फ कीमत पर नहीं है, बल्कि भू राजनीतिक विश्वास पर है। अमेरिकी कंपनियां चाइना +1 रणनीति के तहत विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं की तलाश में हैं। ये समझौता भारत को सिर्फ एक सस्ता विकल्प नहीं बल्कि एक स्थिर और भरोसेमंद भागीदार के रूप में पेश करता है, खासकर उच्च मूल्य वाले स्पेशलिटी केमिकल्स या फार्मा जैसे क्षेत्रों में, जहां बौद्धिक संपदा और क्वालिटी कंट्रोल बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ मार्जिन बढ़ाने की बात नहीं है, ये मार्केट शेयर छीनने का मौका है। यह एक आकर्षक विचार है, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? मुझे लगता है यह स्थिति का अत्यधिक सरलीकरण है। भरोसेमंद भागीदार होना बहुत अच्छा है, लेकिन भरोसा बिल नहीं भरता। आखिर में बिजनेस स्केल, एफिशिएंसी और लॉजिस्टिक्स पर चलता है। प्रतिस्पर्धा केवल टैरिफ पर निर्भर नहीं करती। इसमें सप्लाई चेन की एफिशिएंसी, प्रोडक्शन की लागत और लॉजिस्टिक्स जैसे कई और महत्वपूर्ण कारक शामिल हैं। यह सोचना कि सिर्फ टैरिफ घटने से हम चीन को पछाड़ देंगे, यह वैसा ही है जैसे किसी धावक को नए जूते देकर यह उम्मीद करना कि वो ओलंपिक जीत जाएगा। जूते मदद करते हैं, लेकिन असली खेल तो ट्रेनिंग, स्टेमिना और रणनीति का है। क्या हमारे पोर्ट्स चीन जितने एफिशिएंट हैं? क्या हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट उतनी कम है? आप एक जरूरी बात कह रहे हैं, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं। बदलाव एक दिन में नहीं होता। ये समझौता उस बदलाव की शुरुआत है। ये भारतीय कंपनियों को वो इंसेंटिव देता है जिसकी उन्हें जरूरत थी, ताकि वो स्केल और एफिशिएंसी में इन्वेस्ट करें। जब आपको यूएस जैसे बड़े बाजार में प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलता है, तो आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स सुधारने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करने का जोखिम उठाते हैं। वारे एनर्जीज जैसी कंपनी सोलर पैनल कंपोनेंट्स में बड़ा निवेश क्यों करेंगी? क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका, जो सालाना $20 अरब से ज्यादा का आयात करता है, वहां 5-10% की टैरिफ कटौती भी उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये डील उस इन्वेस्टमेंट साइकिल को किकस्टार्ट करने का काम करेगी। और यही बात मुझे चिंतित करती है। जब भी आशावाद तर्क पर हावी हो जाता है तो निवेशक और कंपनियां गलतियां करती हैं। हम एक ऐसे डील के आधार पर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात कर रहे हैं जिसकी फाइन प्रिंट किसी ने नहीं देखी। क्या होगा अगर ये टैरिफ कटौती कुछ शर्तों के साथ आए, जैसे लोकल वैल्यू एडिशन या लेबर स्टैंडर्ड्स की शर्तें?
क्या होगा अगर अमेरिका कल को वियतनाम या इंडोनेशिया के साथ इससे भी बेहतर डील कर ले? हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज तो रातों रात खत्म हो जाएगा। हम एक होप बेस्ड कैपेक्स साइकिल का जोखिम ले रहे हैं, बिना पूरी जानकारी के ये मान लेना कि हमें एक स्थायी बढ़त मिल गई है, थोड़ी जल्दबाजी होगी। हमें पहले ये देखना होगा कि ये प्रेफरेंशियल एक्सेस कितना मजबूत और कितना टिकाऊ है। अंत में मैं यही कहूंगा कि जहां समझौते के सभी विवरण सामने आना बाकी हैं, वहीं दिशा स्पष्ट और सकारात्मक है। टैरिफ को युक्तिसंगत बनाना भारतीय निर्यातकों को एक ठोस और तत्काल प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है। बाजार की सकारात्मक प्रतिक्रिया, जो केमिकल से लेकर टेक्सटाइल्स और ऑटो तक विभिन्न क्षेत्रों में देखी गई है, इस विश्वास को दर्शाती है कि ये एक वास्तविक आर्थिक अवसर की शुरुआत है, न कि केवल एक क्षणिक उत्साह। ये चाइना +1 की ग्लोबल थीम पर भारत का सबसे मजबूत दावा है। और मैं इस बात पर जोर दूंगी कि सावधानी बरतना सबसे जरूरी है। आशावाद अच्छा है, लेकिन हमारा ध्यान अज्ञात पर होना चाहिए। सटीक शर्तें क्या हैं, हमें बदले में क्या देना होगा, और घरेलू अर्थव्यवस्था पर इसके सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स क्या होंगे। मौजूदा रैली पुष्टि की गई नीति पर नहीं, बल्कि उम्मीद पर आधारित है। जब तक इम्प्लीमेंटेशन का ब्लूप्रिंट साफ नहीं हो जाता, तब तक इसे एक सिद्ध और सुरक्षित अवसर मानना एक जोखिम भरा दाव होगा। हमें तथ्यों का इंतजार करना चाहिए, न कि भावनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहिए। यह स्पष्ट है कि इस समझौते में भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों के लिए जबरदस्त क्षमता है, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि इसके प्रावधानों को कैसे और कब लागू किया जाता है। बिल्कुल, और ये बहस दिखाती है कि एक ही खबर के कितने अलग-अलग पहलू हो सकते हैं। इसका असली असर तो आने वाले महीनों में ही पता चलेगा, जब डिटेल्स सामने आएंगी। और ये निश्चित है कि स्रोत सामग्री में और भी बहुत कुछ है जिस पर आगे विचार किया जा सकता है।